हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करवाने वाला हूं, राइट। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और मैं आपको जो रिवीजन करवाने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में एक डेफिनेट क्वेश्चन यहां से आने वाला है और इट मे बी पॉसिबल कि 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, वेदर इंटरमीडिएट स्टूडेंट है या फाइनल स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है उनको रूल्स वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, लेकिन जो फाइनल वाले स्टूडेंट हैं उन्हें सेक्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे, रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों रिवीजन हम स्टार्ट करते हैं। ये जो भी रिवीजन मैं करवाने वाला हूं दिस इज कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स। दोस्तों हमारी जो 2021 की नई रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं सीए फाइनल के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग्स के लिए मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए थे और इट इज टोटली अपडेटेड फॉर नवंबर और दिसंबर 2020 एग्जाम ऑल्सो। तो आप लोग दोस्तों इसको रिवाइज करके जाएं। आप लोग पूछेंगे सर ये नोट्स मिलेंगे कहां से, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दूंगा, मैं आपको इन नोट्स का लिंक दूंगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट वीडियोस, रिवीजन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में एजेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजन बीइंग इसमें फैक्टर आएगा, ब्रोकर आएगा, कमीशन एजेंट आएगा, आड़तिया भी बोलते हैं, डेल क्रेडियर एजेंट, ऑक्शनर, मर्केंटाइल एजेंट, ये सब लोग माय डियर फ्रेंड्स एजेंट माने जाते हैं। इन सब लोगों को हम क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं। फैमिली की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर में। फैमिली में स्पाउस और चिल्ड्रन। देखो जीएसटी में फैमिली का डेफिनेशन बिल्कुल कॉमन है माय डियर फ्रेंड्स। स्पाउस और बच्चों को तो लेना ही लेना है, बट अगर मैं पेरेंट्स की बात करूं, अगर मैं ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं, अगर मैं ब्रदर सिस्टर की बात करूं, तो उन्हें आप यहां पर फैमिली की डेफिनेशन में तब ही इंक्लूड करना जब वो होली और मेनली डिपेंडेंट हो, राइट। वो डिपेंडेंट हो तो माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। मार्केट वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन दिस चैप्टर। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों जो रेसिपिएंट पे करेगा, जो रेसिपिएंट पे करेगा उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। इट मे बी इन रिलेशन टू गुड्स और इट मे बी इन रिलेशन टू सर्विस ऑफ द लाइक काइंड एंड क्वालिटी एट और अबाउट द सेम टाइम, एट और अबाउट द सेम टाइम, एट द सेम कॉमर्शियल लेवल। दोस्तों जब आप किसी चीज की मार्केट वैल्यू निकालते हो तो उसका कॉमर्शियल लेवल इक्वल होना चाहिए। और एक बात बताऊं डियर, मार्केट वैल्यू हम उसी प्राइस को बोलते हैं जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रिलेटेड है तो हम उसको मार्केट वैल्यू नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों ये फटाफट वाला रिवीजन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट पढ़ते जाओ। मनी में क्या आता है? इंडियन लीगल टेंडर। जो इंडियन गांधी जी होते हैं वो आपके मनी होते हैं, फॉरेन करेंसी भी मनी होती है, विदेश के गांधी जी भी मनी होते हैं। चेक हो गया, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, ट्रेवलर चेक है, मनी ऑर्डर है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हो, आप पेटीएम से ट्रांसफर करते हो, आप भीम ऐप से करते हो, वो भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब मनी है, रिकॉग्नाइज बाय आरबीआई। लेकिन ध्यान रखना कौन सी चीज मनी नहीं है? करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमेरिस्टिक वैल्यू। कोई भी करेंसी जो अपनी न्यूमेरिस्टिक वैल्यू के लिए, जैसे पुराने सिक्के हैं, पुराने नोट है जो बंद हो चुके, तो इट मे बी पॉसिबल कि उनका कुछ ना कुछ वैल्यू आज भी होगा, लेकिन यू कैन नॉट से दीज आर मनी बिकॉज इट इज नॉट इंडियन लीगल टेंडर, राइट। आप लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? यस। चलिए दोस्तों चैप्टर को प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों हमें सेक्शन 15 पढ़ना पड़ेगा सीजीएसटी का, और ये कॉमन सेक्शन है डियर। ये इसकी सबसे अच्छी बात है, वेदर इट इज ए मैटर ऑफ गुड्स और वेदर इट इज ए मैटर ऑफ सर्विस, आप लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई इसी सेक्शन के अंदर निकालना है, इसी सेक्शन के अंदर। देखो दोस्तों 4 पॉइंट याद रखना, 4 पॉइंट याद रखना। पहला, सप्लाई हमेशा अनरिलेटेड पर्सन को होनी चाहिए और प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। ओके, सप्लाई रिलेटेड पर्सन को अगर करोगे, प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं होगा तो दिक्कत है।
तो पहला पॉइंट आपको यह बोलता है कि जो भी सप्लाई आप कर रहे हो वो अनरिलेटेड पर्सन को करो, प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। तो दोस्तों फिर हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे, हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। हम जो जीएसटी की कैलकुलेशन के लिए वैल्यू निकालेंगे हम वहां पर ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप सप्लाई रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन का मतलब फैमिली की डेफिनेशन आपने पढ़ी, रिलेटेड पर्सन के साथ अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया या प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है या आपकी सप्लाई एक नोटिफाइड सप्लाई है अंडर सेक्शन 15(4), ये कौन सी होती है नोटिफाइड, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन 3 सिचुएशंस में दोस्तों आपको जाना पड़ेगा वैल्यूएशन के लिए, वैल्यूएशन रूल्स में। और ये वैल्यूएशन रूल डियर सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, दिस इज ओनली फॉर सीए फाइनल, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात डियर, अगर आप कंडीशन फुलफिल कर देते हो, अगर आप अनरिलेटेड बन जाते हो, आप प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन दोस्तों अकेले ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस नहीं बनती है, आपको वहां कुछ इंक्लूजन्स करने पड़ते हैं। इंक्लूजन कौन से सेक्शन में? 15(2) में करने पड़ते हैं। इंक्लूजन में क्या क्या होता है भैया? जितने भी टैक्सेस होते हैं, क्वेश्चन में जितने भी टैक्सेस आपको नजर आएंगे वो सब आपको ऐड करके चलने हैं, क्योंकि जब आप जीएसटी निकालते हो, वैल्यू कंप्यूट करते हो, तो जीएसटी को छोड़कर जितने भी टैक्सेस हैं, वेदर म्युनिसिपल टैक्स है, क्योंकि डियर सारे टैक्स जीएसटी का पार्ट नहीं है, तो जो भी टैक्सेस एक सप्लायर बायर से चार्ज करेगा उसको सेपरेटली दिखाएगा, चार्ज करेगा, इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब आप कहेंगे सर टैक्स पे टैक्स लग गया, लगेगा ही लगेगा भैया, लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय जो भी टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं बाय द सप्लायर फ्रॉम द रेसिपिएंट, इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू, इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू अदर देन जीएसटी। सेकेंड पॉइंट क्या है? थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द कस्टमर। सपोज करो डियर मैं सप्लायर हूं, मैंने सप्लाई दे दी, राइट, मैंने अपने कस्टमर को सप्लाई दे दी, लेकिन मैंने अपने कस्टमर से कहा कि आप कुछ पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को दे दो मेरे कहने पर। मैं सप्लायर हूं, मेरे कहने पर थर्ड पार्टी को दे दो। डियर इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट। इसके अलावा जब भी कोई सप्लाई होती है डियर, देयर आर सम इंसिडेंशियल एक्सपेंस, लाइक छोटे छोटे खर्चे होते हैं डियर, फ्रैट होता है, इंश्योरेंस होता है, ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं डियर, जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई होते हैं, फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स होते हैं, फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस होते हैं, इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, राइट, इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, सब्सिडी। दोस्तों अगर कोई सब्सिडी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा डियर एग्जाम में, बहुत बार आते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा मेरा, अमित खांडल क्लासेस ऐप पर भी मिल जाएगा, आप लोगों को कहां मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है डियर, आप कर सकते हैं। सब्सिडी, अगर कहीं से आपको सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है, सेंट्रल और स्टेट से, दो नाम याद रखना, तो आप उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मत बनाना। बाकी किसी से भी सब्सिडी मिले, इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, ये जितनी भी चीजें होती हैं डियर, अगर ये आप किसी सप्लाई के रिलेशन में रेसिपिएंट से चार्ज कर रहे हो, देन इट शुड बी द पार्ट। दोस्तों इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता, वो बैंक फाइनेंस या कोई अदर फाइनेंस की बात है, उस पर नहीं लगता। लेकिन एक सप्लायर को आप पेमेंट देने में डिले करोगे और सप्लायर आपसे इंटरेस्ट लेगा, लेट फीस लेगा, पेनल्टी लेगा, तो इट शुड बी द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसे जोड़ा जाएगा डियर। और 15(3) कहता है एक्सक्लूजन। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू ले लो, इंक्लूजन ऐड कर लो, एक्सक्लूजन जो जो नहीं लेना है, डिस्काउंट। दोस्तों डिस्काउंट अगर दिया जा रहा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, अगर बिल में शो हो रहा है तो आप डिस्काउंट को कभी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाओगे। लेकिन अगर डिस्काउंट बाद में दिया जाएगा, इट इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, लेकिन उसके लिए एग्रीमेंट पहले से हो रखा है कि भाई तुम इतना सेल अचीव कर लोगे तो हम तुम्हारे को इतना डिस्काउंट देंगे, इट इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। तो ये भी अलावेबल होता है डियर, लेकिन पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए और डिस्काउंट इनवॉइस वाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उस डिस्काउंट को देने से वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो कमी आएगी, जो रिडक्शन होगा, उतने अमाउंट का जीएसटी क्रेडिट जो सामने रेसिपिएंट ने ज्यादा ले रखा होगा, वो रेसिपिएंट को रिवर्स करना पड़ेगा। ये सारी बातें डियर, इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया चार्ट भी बनाया है, आप लोग ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से चार्ट आपको मिल जाएगा, उसमें देख सकते हैं आप। इसके बाद कौन से डिस्काउंट डिडक्टेबल नहीं होते हैं?
अगर कंपनी अनाउंस करती है टर्नओवर डिस्काउंट आफ्टर रिव्यू डीलर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा उसके लिए अगर आपने पहले से एग्रीमेंट नहीं किया देन इट शुड नॉट बी डिडक्टेड। अगर आप कोई डिस्काउंट एज ए कैशबैक दे रहे हो, एज ए परफॉर्मेंस स्लैब, तो वो भी माइनस नहीं होता। जैसे आप लोग देखा हो डियर, आप पेटीएम से पेमेंट करते हो, गूगल पे से पेमेंट करते हो, आपको कैशबैक मिलता है, तो वो किसी सप्लाई से लिंक नहीं होता है, वो किसी बिल से लिंक नहीं होता है, तो वो माइनस नहीं होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। और वैसे भी वो तो थर्ड पार्टी देती है, स्विगी है, जोमेटो है, वो लोग देते हैं। जिससे आपने सप्लाई ली है वो तो पूरे अमाउंट पर लगाता है जीएसटी, राइट। डिस्काउंट पर एक सर्कुलर आया हुआ है डियर, कई तरह के डिस्काउंट होते हैं। स्टेगर्ड डिस्काउंट होता है जो इनवाइस में शो होता है, इट शुड बी डिडक्टेड। पीरियोडिक ईयर एंडिंग डिस्काउंट होते हैं, अगर पहले से एग्रीमेंट है तो माइनस होगा, वरना नहीं होगा। सेकेंडरी डिस्काउंट भी एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं होता है, बाद में पता चलता है। अगर कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो हम उसको माइनस करेंगे, अदरवाइज हम उसको माइनस नहीं करेंगे। ये आप डाउनलोड कर लेना डियर, हैंड रिटन नोट से, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना आप लोगों को। मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा डियर, ये सारे नोट्स, मेरे पहले के रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, जो मैंने रिवीजन वीडियो बनाए जीएसटी में, उनके नोट्स भी मिलेंगे आपको, आप वहां से ले सकते हो, राइट। ओके सर, ओके। इसके बाद सुनो, कुछ छोटा छोटा एनालिसिस है। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअली पेड और पेबल, राइट। दूसरा पॉइंट, सप्लायर म्युनिसिपल टैक्स देगा, इट शुड बी एडेड, ठीक है, उसे वैल्यू में ऐड करेंगे डियर, ठीक है। सीबीआईसी का एक सर्कुलर है, टीसीएस, वेरी इंपॉर्टेंट, टीसीएस जीएसटी वाला नहीं, इनकम टैक्स वाला। अगर सामने वाला सप्लायर आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है फॉर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, तो टीसीएस को आप वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मत बनाना, क्योंकि टीसीएस डियर एक अलग तरह का लेवी है, वो टैक्स नहीं है, डियर, वो एक इंटरिम लेवी है, उसे टैक्स मानकर ऐड मत कर देना वैल्यू ऑफ सप्लाई में। सर्कुलर है इसके ऊपर। एक और, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, किसी ओरिजिनल पर्सन ने अपना कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर था, उसने अपने मोल्ड डाइस दे दिए किसी को बनाने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, उसकी वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाले को ही मोल्ड एंड डाइस लगाने थे, जो ओरिजिनल बनवाने वाला है उसके नहीं, उसकी जिम्मेदारी थी सामने वाले की, तो जब वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा तो वो मोल्ड और डाइस का प्राइस भी उसमें ऐड किया जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्कुलर। इंसिडेंशियल चार्जेस, कमीशन, पैकिंग, इंस्पेक्शन, जो भी खर्चा लगता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इट शुड बी एडेड। इसके बाद आउटवर्ड फ्रेट, ट्रांजिट इंश्योरेंस का क्या दोस्तों, अगर आउटवर्ड फ्रेट और ट्रांजिट इंश्योरेंस में सप्लायर एग्री हो गया है रेसिपिएंट की प्रीमाइसेस तक गुड्स को छोड़ने के लिए, देन इट शुड बिकम द पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिकॉज आप रिस्क रिवॉर्ड रेसिपिएंट की प्रीमाइस पर ट्रांसफर कर रहे हो। तो रास्ते में जो भी आउटवर्ड फ्रेट लगा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस जो आपने लिया है सामने वाले से, इट शुड बी एडेड। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्स फैक्ट्री बेसिस है तो फैक्ट्री गेट के बाद का खर्चा वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा, राइट। इसके बाद रूल्स पर आ जाते हैं। 27 रूल कब लगता है डियर, ये तब लगता है डियर जब कंसिडरेशन पूरा मनी के फॉर्मेट में नहीं होता, तो आपको रूल 27 लगाना पड़ता है। और उसमें वैल्यू कैसे निकालनी पड़ती है, पहला ओपन मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर वो नहीं है तो मॉनेटरी कंसिडरेशन प्लस जो नॉन मॉनेटरी है उसकी वैल्यू को लेना पड़ेगा, वो भी नहीं है तो जो लाइक, काइंड एंड क्वालिटी है उसकी वैल्यू को बेस बनाना पड़ेगा, वो भी नहीं है डियर तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर जो कॉस्ट है उसका 110% लेना पड़ेगा। दैट शुड बी द वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। लाइक, काइंड एंड क्वालिटी का क्या मतलब होता है डियर, लाइक, काइंड एंड क्वालिटी का मतलब होता है जो प्रोडक्ट मैं सप्लाई कर रहा हूं ऐसा ही प्रोडक्ट कोई और सप्लाई करे जिसका रेपुटेशन सेम हो, जिसकी क्वालिटी सेम हो, जिसका फंक्शन सेम हो, इट शुड बी द लाइक, काइंड एंड क्वालिटी। बात समझ में आई? यस सर, बात बहुत जोर से समझ में आई। दोस्तों, आप नया फोन सामने वाले को देते हो और एक एक्सचेंज में ओल्ड फोन सामने वाले से ले लेते हो और 20,000 रुपए और लेते हो। ओल्ड फोन की कीमत अगर 4,000 मानते हैं तो 24,000 विल बी द ओपन मार्केट वैल्यू, राइट। ऐसे ही लैपटॉप का एग्जांपल है। रूल 28 कब लगाना पड़ता है दोस्तों, जब ट्रांजैक्शन रिलेटेड लोगों के बीच में होता हो, जब ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट लोगों के बीच में होता हो, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में होता हो, तो वहां पर रूल नंबर 28 लगाना पड़ता है। क्या फॉलो करना पड़ता है, ओपन मार्केट वैल्यू, राइट। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो लाइक, काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू, वरना कॉस्ट का 110%, सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है, राइट। ओके। रूल नंबर 29 कब लगाना पड़ता है, जब मैटर एजेंट का हो। पर एक ध्यान रखना डियर, यहां बात हो रही है ओनली गुड्स की, जबकि अभी तक अपन ने गुड्स और सर्विस दोनों की बात करी।
रूल 29 गुड्स के केस में लगेगा। जब आप एजेंट के थ्रू सप्लाई देते हो तो कई बार क्या होता है, गुड्स प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में विदाउट कंसिडरेशन भी जाता है, लेकिन हम उसको सप्लाई मानते हैं। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? लॉ ने बोला ओपन मार्केट वैल्यू, या तो ओपन मार्केट वैल्यू लो या 90% ऑफ द प्राइस चार्ज। अगर एजेंट आगे उसको फर्दर किसी और को सप्लाई करेगा, अनरिलेटेड पार्टी को, उसका 90% ले लो। अच्छा, ए पॉइंट में आप कोई सा भी 1 ले सकते हो, राइट। फिर ए पॉइंट नहीं लगता है तो बी पॉइंट लगाना है, कॉस्ट का 110%, वो भी नहीं है तो फिर बेस्ट जजमेंट। ये 3 तरीके हैं डियर, लेकिन सीक्वेंशियल चलना पड़ेगा, ए बी और सी, राइट। यस सर। एग्जाम्पल मैंने भरपूर दिए हैं, आप नोट्स डाउनलोड करके देख सकते हैं। रूल नंबर 30, ये कब लगाना पड़ता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट। कई बार हमें कॉस्ट के बेसिस पे निकालना पड़ता है। हमारे पास कॉस्ट है सपोज करो, तो हम कॉस्ट का 110% लेके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये रूल कब लगाना पड़ता है दोस्तों? अगर ऊपर वाले मेथड नहीं लग पा रहे हैं 27, 28, 29, तो आप डायरेक्ट रूल 30 लगा सकते हो, कॉस्ट का 110% ले सकते हो। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं डियर, सर्विस प्रोवाइडर्स, वो रूल 30 की जगह पहले 31 भी लगा सकता है, लेकिन गुड्स वाले को पहले 30 फिर 31, लेकिन सर्विस वाला 30 की जगह 31 भी पहले लगा सकता है। 31 क्या है? रेजिड्यूअल मेथड। रेजिड्यूअल का क्या मतलब होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। ना ना, यहां कौन होता है? रेजिड्यूअल मेथड। दोस्तों 31 गुड्स और सर्विस दोनों के लिए, एवरी रूल दोनों के लिए, बस एजेंट वाले में जो है गुड्स का नाम था। अच्छा, बेस्ट जजमेंट होता है ये। बेस्ट जजमेंट मतलब डिपार्टमेंट अपने रीजनेबल मीन्स को इस्तेमाल करता है और वैल्यू कंप्यूट करता है, ठीक है। रीजनेबल मीन्स को इस्तेमाल करके वैल्यू निकालता है डियर, और जो भी सेक्शन रूल्स में पढ़ा है डियर, उसको साथ में अटैच करके वैल्यू कंप्यूट करता है। ओके, मैंने इसका भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल यहां दे रखा है। अब मैं बात करता हूं डियर उन स्पेसिफाइड सप्लाईज की जिनकी वैल्यू आपको अकॉर्डिंग टू एक्ट और रूल्स निकालनी पड़ेगी। वहां पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू को बेस नहीं बना सकते। दीज आर स्पेसिफाइड, जैसे लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग। दोस्तों ये वो चीजें हैं जिन्हें सप्लाई माना गया है, जिन्हें गुड्स माना गया है। 1 मार्च 2020 से अमेंडमेंट हुआ है डियर। जो लॉटरी टिकट होते हैं, ये लॉटरी टिकट पहले क्या होता था डियर? स्टेट गवर्नमेंट चलाती थी या स्टेट गवर्नमेंट का ऑथोराइज पर्सन चलाता था, तो वैल्यू निकालने का जो मैनर है वो डिफरेंट था। पर अब ऐसा नहीं है, कोई भी चलाता हो, स्टेट गवर्नमेंट चलाती हो या ऑथोराइज पर्सन चलाता हो गवर्नमेंट का, वैल्यू कैसे निकालेंगे? उस लॉटरी टिकट का जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्वेश्चन में होगा 100 डिवाइडेड बाई 128। अच्छा, और वो जो लॉटरी टिकट है उसकी ऑफिशियल गैजेट में क्या प्राइस है, उसका भी 100 डिवाइडेड बाई 128। इन दोनों में से जो हाइयर होता है दैट वुड बिकम द वैल्यू। इन दोनों में से जो ज्यादा होता है उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते हैं, राइट। बाकी बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेस के केस में फेस वैल्यू का 100%। और जो टोटलाइजेटर है, टोटलाइजेटर एक मशीन होती है जो आपको गेम प्ले करवाती है, उसको जितना पैसा देते हो विच एवर इज हाइयर, उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते हैं। इसके बाद कुछ अदर सप्लाईज है डियर जिनका वैल्यू निकालने का तरीका फिक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते। 5 स्पेसिफिक सर्विसेज हैं डियर, और ओवरराइड अदर रूल्स ऑफ वैल्यूएशन। ये आपके अदर रूल्स ऑफ वैल्यूएशन को ओवरराइड करती है, ठीक है। और मैं बता दूं डियर, आप वैल्यू चाहो तो नॉर्मल मैनर में निकाल सकते हो और चाहो तो इन मेथड्स से निकाल सकते हो। अच्छा, ये मेथड नॉर्मल जो प्रोविजंस हैं उनको ओवरराइड करते हैं। जैसे पहला, फॉरेन एक्सचेंज के केस में दोस्तों, जब आप मनी एक्सचेंज करवाते हो, डॉलर, यूरो, पाउंड चेंज करवाते हो, तो वहां वैल्यू निकालने का जो तरीका है डियर वो आपको स्पेसिफाइड करके दिया है। 2 मेथड दिए हैं डियर, आप दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो वैल्यू निकालने के लिए। दोस्तों मनी पर जीएसटी नहीं है, लेकिन आप मनी एक्सचेंज करवाते हो, ब्रोकरेज देते हो, कमीशन देते हो, दैट इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर आप करेंसी को एक्सचेंज करवा रहे हो और उसमें एक भी करेंसी अगर इंडियन रुपीज है, एक भी करेंसी अगर इंडियन रुपीज है, तो आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। आरबीआई रेफरेंस रेट क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको देखना पड़ेगा कि जितने पर बाइंग और सेलिंग रेट, यू कैन बाय द डॉलर, यू कैन सेल द डॉलर, तो जो भी बाइंग और सेलिंग रेट पर आपका ट्रांजैक्शन हुआ है और आरबीआई रेट क्या चल रही है उसके बीच का डिफरेंस, वो डिफरेंस को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। सर अगर इंडियन रुपीज ना हो, डॉलर के बदले पाउंड, पाउंड के बदले डॉलर, देन क्या होगा? तो मैं बता दूं डियर, सॉरी, अगर आरबीआई रेट ना हो, अगर आरबीआई रेट नहीं हो तो क्या होगा? जो इंडियन रुपीज हैं, जो इंडियन रुपीज हैं डियर,
क्योंकि जैसे नेपाली करेंसी आप लाओगे, भूटानी करेंसी लाओगे, आरबीआई रेट नहीं होएगा। तो जो भी इंडियन रुपी आप ले रहे हो या दे रहे हो, उसके जो 1% है, ग्रॉस अमाउंट का 1%, उस 1% को हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। दैट वुड बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। केस नंबर 2 कब लगता है डियर? जब एक भी करेंसी इंडियन ना हो, डॉलर के बदले पाउंड, पाउंड के बदले डॉलर, तो केस नंबर 2 है। तो फिर क्या करते हैं? डॉलर को भी आईएनआर में कन्वर्ट कर लो, पाउंड को भी आईएनआर में कन्वर्ट कर लो बाई आरबीआई रेट, और दोनों में से जो भी लोअर होगा उस लोअर का 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा। तो केस नंबर 1 और 2 में से जो केस है वो लगाओ। ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। एक मेथड नंबर 2 है डियर, ऑप्शनल। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन जो भी मेथड अपनाओगे डियर, उसको फाइनेंशियल ईयर के बीच में चेंज नहीं करना है, राइट? अच्छा, इसमें क्या होता है डियर, जैसे इनकम टैक्स का स्लैब होता है ना, वैसे चलता है ये। अगर आप 1 लाख रुपए तक की करेंसी चेंज करवाते हो इन आईएनआर, तो 1% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी अप टू 1 लाख, और 250 रुपए विच एवर इज हाइयर। तो 1 लाख का 1% 1000 रुपए आता है मैक्सिमम, 250 से कम नहीं लेना है। मिनिमम वैल्यू इस मेथड में 250 होने वाला है। अगर आप 1 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख चेंज करवा रहे हो तो 1000 तो हो गया, प्लस जो एक्स्ट्रा 9 लाख है उसका 0.5%, उस एक्स्ट्रा 9 लाख का 0.5%। और अगर वैल्यू 10 लाख से ज्यादा का करेंसी चेंज करा रहे हो तो 5500 तो फिक्स हो गया, बाकी जितना भी 10 लाख से ज्यादा होगा उसका 0.1% आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, जितना भी वैल्यू है डियर इस मेथड में, द वैल्यू इज नॉट मोर देन 60,000, ठीक है? 60,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो मिनिमम 250 और मैक्सिमम 60,000। ओके, तो ये 2 मेथड है, या तो ऊपर वाले मेथड से डिफरेंस से निकाल लो या फिर ऐसे स्लैब बेसिस पे निकाल लो। चलो, सेकंड सर्विस जो स्पेसिफाइड है, एयर ट्रैवल। हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हो तो हवाई जहाज में एयर ट्रैवल एजेंट की सर्विस लेनी पड़ती है। ये एयरलाइंस की सर्विस नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, एजेंट की सर्विस है। तो एजेंट जो टिकट बुक करेगा उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अगर डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है तो बेसिक फेयर का 5% फिक्स है। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है तो बेसिक फेयर का 10%। बेसिक फेयर क्या होता है? जिसमें अदर चार्जेज, एयरपोर्ट लेवीज वगैरह इंक्लूड नहीं होती है, जिस पर नॉर्मली कमीशन मिलता है, उसको बेसिक फेयर बोलते हैं, राइट? थर्ड पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। दोस्तों ये एजेंट की नहीं है, ध्यान रखना। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी होल्डर को सर्विस दे रही है। अगर पॉलिसी रिस्क कवर वाली भी है और इन्वेस्टमेंट वाली भी है, दोनों है उसमें, तो टोटल ग्रॉस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसमें से इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हटा दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पर हमको जीएसटी नहीं लगाना है। जो लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है उसी पे लगाना है, राइट? अगर कोई सिंगल प्रीमियम एन्यूटी पॉलिसी है सिंगल प्रीमियम, ठीक है, तो क्या करेंगे? सिंगल प्रीमियम जो पॉलिसी होती है लाइफ में एक बार देना है बस, तो उसको पूरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं मान सकते, उसमें से 10% को मानेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पार्ट इज नॉट इंटीमेटेड, ठीक है? अदर केस जहां पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको नहीं बताया जाएगा, तो अगर वो पहले साल का प्रीमियम है पॉलिसी का, तो प्रीमियम का 25% वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। इसके बाद वाले ईयर्स का प्रीमियम है 12.5% को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे। और द लास्ट पॉइंट इज, अगर कोई पॉलिसी ओनली रिस्क कवर पॉलिसी है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनली इंश्योरेंस है, तो एंटायर प्रीमियम को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा, एंटायर प्रीमियम को, राइट? फोर्थ नंबर, स्पेसिफाइड सर्विस मार्जिन स्कीम, सेकंड हैंड गुड्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगर आप किसी से सेकंड हैंड गुड्स लेकर आते हो और सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, उसने कोई जीएसटी का बिल भी नहीं काटा, तो आप एक काम करो, आप जब फर्दर आगे बेचोगे तो आप एक काम करना, क्योंकि वो गाड़ी पे जीएसटी तो फर्स्ट टाइम लग ही गया होगा। अब वो सेकंड हैंड आया है 3 लाख का, आपने उसको 3,50,000 में बेच दिया, तो आपको 50,000 पर जीएसटी देना है, मार्जिन पर जीएसटी देना है, राइट? सेलिंग प्राइस अगर कम है परचेज प्राइस से तो फिर बात खत्म हो गई, मार्जिन निकलेगा ही नहीं, वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ये प्रोविजन तभी लगाना है डियर जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से माल खरीदते हो। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हो, जीएसटी लगा हुआ है बिल में, फिर आप फर्दर उसको सप्लाई करते हो, तो डियर फिर नॉर्मल वैल्यूएशन होगा, फिर आपको इनवर्ड सप्लाई का भी क्रेडिट लेना है, आउटवर्ड पर भी, वो सब चलेगा फिर, राइट? तो ये मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, आप देख सकते हो। दोस्तों अगर मान लो कोई पर्सन इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है और उसकी गाड़ी को जो है फाइनेंस कंपनी वाले उठा के ले जाते हैं, डिफॉल्टिंग बोरोवर बोलते हैं उसको, तो आप कॉस्ट क्या लोगे?
अगर बोरोवर अनरजिस्टर्ड है और वहां से गाड़ी वाले गाड़ी उठा लाए और अब उसको बेचेंगे, इट इज अ सेकंड हैंड, कॉस्ट क्या मानोगे? क्योंकि मार्जिन निकालने के लिए कॉस्ट चाहिए। तो लॉ ने एक नॉशनल बेसिस बताया कि परचेज प्राइस को बेस बना लो, और जितने टाइम से वो सेकंड हैंड गुड्स काम आ रहा है, एवरी क्वार्टर 5% आपको माइनस करना है, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ डिस्पोजल तक, उस वैल्यू को परचेज प्राइस मानो। और अगर बोरोवर रजिस्टर्ड है तो फिर भैया जितने में आपने खरीदा है बस वही परचेज प्राइस है। फिर ये सब रिडक्शन अपने को नहीं करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वाउचर, स्टैम्प, कूपन। अगर किसी कूपन को दिखाने से कोई सामान मिलता है, अगर किसी वाउचर को दिखाने से कोई सर्विस मिलती है, तो उस वाउचर और कूपन की वैल्यू क्या लेनी है? जितने की वो सर्विस है, जितने का वो गुड्स है, उस गुड्स और सर्विस की जो वर्थ होगी उसे ही कूपन और वाउचर की कीमत मानी जाएगी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, अगर स्पेशल प्रोविजंस फॉर डिटर्मिनेशन, अगर सप्लाई दो ऐसे लोगों के बीच में हो रही है जो कि नोटिफाइड सर्विस प्रोवाइडर हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन है, जैसे होता है ना हेड ऑफिस और ब्रांच, तो लॉ ने बोला हम वैल्यू निल मान लेंगे अगर आईटीसी मिलता है। अगर हेड ऑफिस ब्रांच को सप्लाई दे रहा है और सप्लाई उस पर क्रेडिट मिल रही है सामने वाले को, तो उसकी वैल्यू निल भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है डियर। रूल 33 प्योर एजेंट के केस में लगता है। प्योर एजेंट क्या होता है दोस्तों? एज ए सप्लायर आप अपने रेसिपिएंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, आपका काम कंसल्टेंसी है, लेकिन आपके रेसिपिएंट ने कहा यार मेरा टैक्स भी जमा करा दे, मेरे लिए ये भी कर दे, मेरे लिए वो भी कर दे, तो ये जो एक्स्ट्रा काम आप करोगे उसके कहने पर, रेसिपिएंट के कहने पर, और जिसे आप अपने बिल में अलग से शो करोगे, और जो प्राइस आपने थर्ड पर्सन को दिया उतना ही चार्ज करोगे, तो डियर वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। इसे बोलते हैं प्योर एजेंट। जैसे हम लोग सीए हैं, हमारे पास क्लाइंट आता, हमारी कंसल्टेंसी 50,000, उसका टैक्स बन गया 1 लाख का, हमने जमा करा दिया, हम लेंगे उससे बाद में, तो जीएसटी 1,50,000 पे नहीं लगेगा, 50,000 पे लगेगा, क्योंकि हम एज ए प्योर एजेंट हो गए उसके, राइट? लेकिन अगर मान लो कोई कस्टम ब्रोकर है, एजेंट है, वो क्लियरिंग करवाता है डियर, तो ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज करके देता है, लेकिन एज ए प्योर एजेंट करता है, तो केवल कस्टम ब्रोकरेज की जो फीस है उसी पे जीएसटी लगेगा, बाकी चीज पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया एक साथ फुल अमाउंट का कि भाई तेरे को इतने पैसे देने, सब काम हो जाएगा, तो फिर एंटायर अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। उसे हम प्योर एजेंट नहीं बोल सकते। प्योर एजेंट की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, और ये कंडीशन मैंने बहुत डिटेल में दी है, इनको एक बार आप नोट से पढ़ लीजिएगा। वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे, सब आईसीआई मॉड्यूल से कवर्ड है, कुछ भी बाहर से नहीं है दोस्तों, एवरीथिंग इज टोटली कवर्ड, राइट? बहुत मजा आता है डियर। बच्चे कहते हैं सर आप नोट्स लिखवाते हो ना, लिखने में सब कुछ याद हो जाता है, ठीक है? वो प्रिंटेड नोट्स में क्या है सर, वो रीडिंग हो जाती है, लिखकर करते हैं सब कुछ याद होता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, हमारा 2021 का बैच भी इसी पैटर्न पर है डियर, राइट? बिल्कुल, आप कहीं भी कैसे भी उसको रिकमेंड कर सकते हैं डियर, ठीक है? इट्स ए ग्रेट हेल्प फॉर मी, राइट? चलो 34 एक्सचेंज रेट। दोस्तों अगर हम कोई भी वैल्यू जो हमें आईएनआर में दी हुई है और हमें उस वैल्यू को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज में, बिकॉज वैल्यू तो इंडियन रुपीज में निकलेगी, तो एक्सचेंज रेट कौन से दिन का काम लोगे और किसका काम में लोगे? डियर आरबीआई का भी होगा, सीबीआईसी का भी होगा। याद रखना आपको सीबीआईसी वाला लेना है, और आपने जिस दिन गुड्स की सप्लाई करी, टाइम ऑफ सप्लाई, उस दिन की एक्सचेंज रेट आपको लगाकर चलनी है। सर्विस के केस में उसमें भी सप्लाई वाले दिन की लगानी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गैप क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। रूल 35 क्या कहता है डियर? अगर जीएसटी इंक्लूड है तो हम उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं करेंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर आपके सामने कोई वैल्यू आती है जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड होता है, तो आपको उसको एक्सक्लूड करना पड़ता है। कैसे? टोटल अमाउंट लिखो जो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, नीचे डिवाइड करो 100 प्लस टैक्स रेट, और इनटू जीएसटी से रेट से मल्टीप्लाई करो, तो वो अमाउंट टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, उसको हटा दो डियर। जो बैलेंस अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे 100 रुपीज वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, जीएसटी रेट 18% है, तो 18 डिवाइडेड बाई 118 इट इज 15.25, इसको हटा दो, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सप्लाई। आई थिंक दोस्तों बात समझ में आई होगी। चैप्टर यहां पर फिनिश हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, लाइक शेयर करना ना भूलें आपके सभी जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो जानकार हैं, दोस्त हैं, उनके साथ। और मेरा मोटिवेशन प्लीज बढ़ाइए दोस्तों।
और अगर आप इस चैनल पर नए, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियोस आपको मिलने वाले इस चैनल पर। अमेंडमेंट, रिवीजन, मोटिवेशन, एग्जाम अपडेट, सब कुछ मिलेगा आपको, बस आपको बने रहना है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक मिलेंगे जहां से आप जो भी बेनिफिट मेरे से लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। मेरे जितने भी टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर है, इंस्टा है, सारे लिंक मिल जाएंगे आपको, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। लास्ट में जाते जाते एक ही बात बोलूंगा यार, जोश दिल में जगाते चलो, एग्जाम है, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। एग्जाम तो होगा ही यार, होना ही है एग्जाम तो। थैंक यू सो मच।